गुड मॉर्निंग। हम गैसेस स्टेट पढ़ रहे थे। गैसेस स्टेट में हमने लॉ पढ़ लिए थे, जो लॉ अपने आदर्श समीकरण बना रहे थे पी बराबर एनआरटी वाला। उसके बाद हमने गैसों का अणुगति सिद्धांत पढ़ा था। गैसों का अणुगति सिद्धांत पढ़ा था। जो भी सभी नियम इसकी पालना करते थे। मतलब कौन से? बॉयल्स हो गया, अवोगाद्रो हो गया, या फिर चार्ल्स हो गया। इन्हीं से हमने ये पी बराबर एनआरटी बनाया था। फिर यहाँ से भी एक हमारे पास समीकरण बना था, वो पी बराबर 1/3 mn v² बना था। ठीक है, ये बन गया। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि भाई ये हमने सब आदर्श गैस के लिए बना दिया। इसने कुछ अपनी पोस्टुलेट्स बनाई थी। जैसे कौन कौन सी थी? सबसे पहले इसने क्या माना था? अणुगति सिद्धांत ने कुछ अभिक्रियाएं मानी थी। उसमें से ये माना कि गैस जो है वो छोटे छोटे कण, जो उसमें जो छोटे छोटे कण होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? अणु बोलते हैं। वह अणु, उनका एक आयतन होता है, ठीक है, पर वह आयतन गैस के कुल आयतन से हमेशा कम माना है। उसके साथ एक और क्या पोस्टुलेट्स मानी थी कि हमेशा गति करते रहते हैं और सीधी रेखा में गति करते हैं, ठीक है। और परम ताप, जिसका परम ताप है उसकी काइनेटिक एनर्जी के प्रोपोर्शनल होता है। ये तो हमने प्रूफ भी किया था आखिर में। एक और था जिसमें क्या है कि ना इसमें कोई आकर्षण बल होता है कणों, इनके अणुओं में ना कोई प्रतिकर्षण बल होता है, ठीक है। तो ये हम सब ने पढ़ा था। अब क्या था कि ये सब तो हो गया, ये हमने आदर्श गैस के लिए बात कर ली थी। वास्तविक गैसों में थोड़ा सा उल्टा था। अब हम वास्तविक गैस जो है उनको हमने कैसे देखा था कि भाई वास्तविक गैस को भी हम बना सकते हैं। जब दाब बिल्कुल कम हो और ताप ज़्यादा हो तो हम उन्हें वास्तविक को भी कैसा बना सकते हैं? अपने ये आदर्श गैस की तरह बिहेव करेगी। पर हर वक्त ये कंडीशन सही नहीं होती है, इसलिए तो अब आदर्श व्यवहार में विचलन आएगा। क्यों? क्योंकि हमने जो पढ़ा था वो PVT, इन्हीं का ही तो इफेक्ट पड़ा था गैस पर, ठीक है। आदर्श गैस के लिए हमने ये जो पढ़ा कि भाई PVT, तो ये तो PV बराबर nRT हो गया। यहाँ तो सारा मामला एक से है, ठीक है। यहाँ तो समान परिस्थितियों में प्रेशर, दाब, ये जो भी है, वॉल्यूम वगैरह, टेम्परेचर वगैरह, ये समान परिस्थितियों में रहता है, तब यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं थी। पर अब इसमें जो रियल गैसेस थी वो हर वक्त तो इन सब लॉ को फॉलो नहीं करेगी। जो हमने इसके लिए लॉ बनाए थे PV बराबर nRT, जहाँ से निकाला, हर वक्त उन लॉ को तो फॉलो नहीं करेगी। तो उसकी वजह से उनमें कुछ ना कुछ विचलन देखने को मिलेगा। अब वो विचलन कैसे हो सकते हैं उसी के बारे में बात करेंगे। और ये विचलन क्यों अराइज हुए? सबसे बड़ी बात, ये विचलन क्यों आए? हमने जब आदर्श अणुगति सिद्धांत पढ़ा उसके अकॉर्डिंग हमने सब निकाल लिया, और उसके अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए, पर क्यों आए? क्योंकि अणुगति सिद्धांत के अंदर दो अभिक्रियाएं ऐसी थी जो इनके गैसों के आदर्श व्यवहार में विचलन का कारण बनी। एक कौन सा था? सबसे पहली कौन सी थी? अणुगति सिद्धांत ने क्या माना था कि अणुओं का आयतन गैस के कुल आयतन की तुलना में नगण्य होता है, ठीक है। ये हमने पढ़ा था कि भाई जो गैस में जो भी अणु होते हैं उनका जो आयतन होता है वो गैस के कुल आयतन से कम होता है, ठीक है। ये हमने माना और नगण्य मान लिया। और एक पोस्टुलेट हमने क्या मानी थी कि इन अणुओं के मध्य किसी भी प्रकार का आकर्षण या प्रतिकर्षण नहीं होगा, ठीक है।
ऐसा कुछ था, आकर्षण या प्रतिकर्षण नहीं होगा। यही तो चीज़ें थी जो हमने इनके लिए माननी थी। ये दो हमने माने, पर अब ये तो आदर्श के लिए था। वास्तविक में आदर्श गैसें होती ही नहीं है, होती तो सारी वास्तविक गैसें हैं। हम उन्हीं में क्या करते हैं कि प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में कुछ ना कुछ परिवर्तन करके उनको हम आदर्श गैसों की भांति व्यवहार करवाते हैं, ठीक है। फिर हम उनका अध्ययन करते हैं। तो इसका मतलब ये तो वेरी करने वाली चीज़ें हैं, जरूरी थोड़ी है हर वक्त वैसा ही रहे जिससे हमें आदर्श गैस मिले। तो और इनमें से भी ये दो अभिग्रहितियाँ अणुगति सिद्धांत की गलत हो गई थी, तभी हमें आदर्श व्यवहार में विचलन देखने को मिले। तब वहाँ हमें क्या देखने को मिला कि ये था, हमने पढ़ा था PV बराबर nRT, ठीक है। अब तो PV बाई RT बराबर n होता है, ठीक है, ये भी हो गया। अब यहाँ क्या हुआ कि जैसे विचलन मिला, तो अब विचलन का मतलब उस विचलन को हम किससे दर्शाएं, तो हमने एक कांस्टेंट लिया z बराबर PV बाई RT, ठीक है। z बराबर PV बाई RT। हमें आदर्श गैसों में विचलन देखने को मिला। विचलन किन की वजह से मिला? इन दो कारणों की वजह से, जो इसकी अभिग्रहिता थी, इन दो अभिग्रहितों में ये कुछ ना कुछ गलतियां थी, तो इस वजह से हमें आदर्श गैस में विचलन देखने को मिला। उस विचलन को हमने किससे डिनोट किया? z बराबर PV अपॉन RT से। z यहाँ पर क्या है? संपीड्यता गुणांक। क्या है? संपीड्यता गुणांक। कंप्रेसिबिलिटी कोफिशिएंट बोल देते हैं या फैक्टर बोल सकते हैं, ठीक है। ये क्या चीज़ थी? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या था, ठीक है। ये क्यों? इसका मतलब ये था, अब ये आया, इसी ने हमारे को इस आदर्श व्यवहार में विचलन के बारे में बताना शुरू किया, ठीक है। अब जैसे ये था, तो अब इसमें बात हुई कि जेड क्या था? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। इसका मतलब संपीड़िता का मतलब क्या हुआ? संपीड़ित करना, कंप्रेस करना। गैस कंप्रेस करना मतलब उस पर प्रेशर लगाना। अगर उस पर हम प्रेशर लगाएंगे तो अब उसके टेम्परेचर में भी चेंज होगा, उसके वॉल्यूम में भी चेंज होगा गैस के, उसका प्रेशर तो वैसे ही चेंज हो रहा है, तो इसकी वजह से ही तो चेंजेस मिलेंगे, प्रेशर वॉल्यूम। अब अगर हम किसी गैस को संपीड़ित करना शुरू करें, अगर हमारा प्रेशर उस पर लगे, जैसे ये गैस है, इस पर हम जैसे इसको प्रेशर बढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा? अब गैस में जो पहले अणु थे वो इधर उधर आराम से गति कर पा रहे थे सीधी रेखा में, उनमें कोई दिक्कत नहीं थी, आराम से गति कर रहे थे, मुक्त थे अपने लिए। पर जैसे उन पर प्रेशर पड़ने लगा तो क्या हुआ उनके लिए? उनका धीरे धीरे उनकी जगह कम होने लगी। मतलब ये सिस्टम था, ठीक है, इस पर हमने प्रेशर लगाया, तो यहाँ थी पहले गैस, जैसे ही इस पर प्रेशर लगने शुरू हुआ तो अब ये इस जगह पे आया है L दूरी तय करके। तो जो अणु यहाँ पहले खुले खुले थे वो अब क्या हो रहे हैं? नज़दीक नज़दीक आने लगे हैं, ठीक है। ये नज़दीक नज़दीक आने लगे, नज़दीक नज़दीक आने लगे हैं। अब आप देख रहे हो नज़दीक नज़दीक आने लगे, तो इनके वॉल्यूम में, पहले इनका वॉल्यूम यहाँ था, इतना ज़्यादा था, ये इसका V फर्स्ट था, ये इसका V सेकंड है। जैसे इस पर प्रेशर लगा तो ये इनका वॉल्यूम यहाँ आया, वॉल्यूम घटने लगा है। हो सकता है इस जगह पे अब इसमें टेम्परेचर बढ़ सकता है, घट सकता है, हम अभी इस पे बात नहीं करेंगे। पर इसकी वजह से क्या हुआ? इनका आयतन में कमी हुई। संपीड़ित होने से गैस ठंडी होने लगेगी। क्या होने लगेगी? ठंडी होने लगेगी। और जैसे गैस ठंडी होने लगेगी, कंडेंस होने ठंडी होने लगेगी, तो उसके जो अणु हैं वो आपस में मिलने लगेंगे, और मिलते मिलते वो कैसे होने लग जाएगी? द्रवित अवस्था में आने लगेगी, ठीक है, द्रवित अवस्था में आने लगेगी। इसका मतलब अब गैस किस में जा रही है? किस में कन्वर्ट हो रही है? लिक्विड में।
ठीक है, किसमें कन्वर्ट हो रही है, लिक्विड में। इसीलिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर लिया गया है n की जगह पर, क्योंकि ये संपीड़ितता गुणांक क्या बताएगा, जैसे ही आप प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर इन तीनों में से किसी को भी आप इसके लिए बदलते हो तो ये n नहीं रहता है, फिर वो z में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये तो n बराबर 1 नंबर ऑफ मोल्स था, नंबर ऑफ मोल्स तो यही रहा, इसका मतलब इसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। परंतु जैसे ही इनमें परिवर्तन हुआ तो गैस का अवस्था परिवर्तन होने लग गया, गैस अब द्रवित होने लग गई है, ठीक है, तो इसलिए इसकी जरूरत पड़ी। अब ये क्या था, अब ये द्रवित हो गया, द्रवित अवस्था होने लगी, इसका मतलब द्रवित अवस्था होने लगी, इसका मतलब क्या निकला, अपन ने क्या पढ़ा था, एक जो इसकी पोस्टुलेट थी, अपन वो क्या पढ़ रहे थे कि आकर्षण व प्रतिकर्षण, आकर्षण व प्रतिकर्षण नहीं होता है, क्या नहीं होता है, मतलब ये नहीं होता है किसमें, अणुगति सिद्धांत के अनुसार गैसों में ये चीज़ होती ही नहीं है। अगर ये नहीं होगी तो फिर वो ना तो गैस अपने आप को आकर्षित करेगी, उसके अणु ना तो आकर्षित होंगे, और आकर्षित नहीं होंगे तो आप उस पर कोई सा भी प्रेशर लगाओ उसको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए था। ये अपनी अवस्था में गैस से लिक्विड नहीं जानी चाहिए थी, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, अणुगति सिद्धांत के अनुसार तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, पर हम देख रहे हैं ऐसा हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब गलत था ये, ठीक है, ये हो गया। अभी हम इसके बारे में सिर्फ ये समझा है कि ये क्या था, ये संपीड़ित करने पर ऐसा कुछ हुआ, तो ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वो चीज़ को बताएगा कि गैस द्रवित होगी नहीं होगी, और कितने पे आदर्श व्यवहार करेगी, कितने मान पर वो विचलन होके द्रवित में जाएगी या गर्म में रहेगी, जैसा भी है आसानी से द्रवित हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, वही ये चीज़ बताएगा। तो उससे पहले हमने इसलिए इसको द्रवित अवस्था में लाया, तो अब यहाँ से समझ गए कि इसको जैसे हमने प्रेशर बढ़ाया तो ये द्रवित में आया, इसका मतलब इसमें आकर्षण हुआ, आपस में अणु जुड़े हैं, ये अणु आपस में आकर्षित करे हैं एक दूसरे को, तभी तो ये आपस में आसपास में ऐसे आए हैं, आकर्षण करने लगे, जुड़े, और जुड़े तो आयतन इनका कम हुआ, आयतन कम होने लगा और द्रवित अवस्था में पहुंच गए। सॉरी, ये तो हो गई, इसलिए पहला तो गलत हो गया, ठीक है। अब क्या था, अब हम दूसरा वाला देख रहे थे। हम क्या कह रहे थे, मतलब ये हमारे KMT कौन, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या कह रही थी कि ये जो अणुओं का आयतन है, अणुओं का जो आयतन है वो नगण्य होता है, लेस देन होता है, लेस होता है बिल्कुल, किससे, गैस के आयतन से, गैस के आयतन से। अब भाई आदर्श गैस ले ले में, तो उनमें ना तो आकर्षण है ना प्रतिकर्षण है ना बल का कोई, ना कोई उन पे दाब का कोई फर्क पड़ना है, ठीक है। वास्तविक गैस है, उनका भी ऐसे शून्य दाब पे चलेगी तब तक तो ठीक है, तब तक तो आदर्श गैस व्यवहार करेगी। अब ये था कि ये लेसर हो गया, ठीक है। अब क्या था कि अभी तो इसका आयतन, इनके आयतन मतलब इसका आयतन, इस अणु का आयतन इस गैस के आयतन में, ये पूरा गैस का आयतन है इसके अंदर, मतलब गैस यहाँ तक फैली हुई है, तो ये तो गैस का आयतन हो गया, और ये इस पर्टिकुलर इस एक अणु का आयतन है। अब देखो ये इतना बड़ा तो एक आयतन, और ये इसके सामने ये, ठीक है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ये, तो अब आप खुद बता सकते हो इतने बड़े में इतना सा तो नगण्य हो ही सकता है, इसको तो हम छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे हमने प्रेशर बढ़ाया तो क्या हुआ, प्रेशर बढ़ने लगा, इस अणु के आयतन पे कोई फर्क पड़ा है क्या, कुछ फर्क नहीं पड़ा है, बस ये अब अपने दूसरे अणुओं से आकर्षित होगा और उनके पास रह जाएगा। पहले इसमें ये अणु यहाँ रहा होगा ना, और ये यहाँ रहा, तो इनके बीच में दूरी खूब थी, आयतन में कोई फर्क नहीं, इसका भी आयतन अलग है, इसका भी आयतन अलग है, पर ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे जैसे हमने प्रेशर बढ़ाया, ठीक है, अब जैसे जैसे हमने प्रेशर बढ़ाया, अब क्या होगा, अब हम प्रेशर बढ़ाना स्टार्ट किए, तो ये गैस यहाँ आ गई, ठीक है, यहाँ आ गई, तो इनके अणु यहाँ आ गए, 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 और प्रेशर बढ़ाया तो एक टाइम में ऐसा कुछ आ सकता है, गैस यहाँ आ गई है, कहाँ गई, यहाँ आ गई, तो ये अणु ये रहे, ये रहे, ये रहे, ये रहे, ये रहे। अब देखो
यहाँ पर देखो, यहाँ पर गैस का आयतन कितना सा है, यहाँ पर गैस का आयतन इतना सा है, दिख रहा है गैस का आयतन, ये अगर मैंने गोले में डिनोट कर लिया तो इतना सा है, और उसके सामने अणु का आयतन कितना सा, इतना सा। अब आप इसको नेग्लिजिबल कर सकते हो क्या, नगण्य मान सकते हो क्या, नहीं। अब ये अणु का आयतन इस गैस पर कुछ ना कुछ इफेक्ट जरूर डालेगा, कुछ ना कुछ इफेक्ट जरूर डालेगा, तो अब हम इसे नगण्य नहीं मान सकते। इसका मतलब आदर्श गैस में जो केएमटी ने जो पोस्टुलेट मानी थी वो जैसे रियल गैस का आया तो उसमें ये गलत हुई ना, ये गलत हो गई। क्यों? क्योंकि ये तो कहता है इसके अकॉर्डिंग होना ही नहीं चाहिए, हमेशा नगण्य रहे, पर नगण्य हो ही नहीं सकता, हम खुद देख रहे हैं ये इतना सा, इसके बराबर तो ये नगण्य नहीं माना जा सकता, तो ये चीज़ हो गई यहाँ पर, ठीक है, ये हो गया। अब इस पर कईयों ने रिसर्च किए थे, जिसमें से अमेगेट भी थे, अमेगेट ने इन पर वक्र बनाया था, उन्होंने जेड की वैल्यूज़ देख देख के इन पर वक्र बनाया था कि जेड की क्या क्या वैल्यूज़ हो सकती है और कैसे हो सकती है। तो अब अपन ये दो पोस्टुलेट्स का पता तो हमें चल चुका है कि एक तो गैसों में आकर्षण मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, दूसरा उनके आयतन के जो उनके उपस्थित अणु हैं उनका आयतन हम नगण्य नहीं मान सकते हैं वास्तविक गैसों में। हाँ, वो आइडियली बिहेव कैसे करेगी वो एक अलग मैटर है, उसके लिए हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर देखेंगे कि उसका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होगा। अब ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है जेड, ये जेड या तो 1 हो या 1 से ज़्यादा होगा या 1 से कम होगा, ठीक है, ये 3 हो सकते हैं। जब z बराबर 1 हो जाए, z बराबर जब 1 हो जाए तो क्या हो जाएगा, PV बाई RT बराबर जो z है अगर वो 1 हो जाए तो PV बाई RT बराबर 1। ये चीज़ हम आदर्श केस में भी देखते हैं कि PV बराबर RT होता है, अगर n क्या हो जाए, 1 हो जाए, तो यहाँ से भी दिया रहा है PV बराबर RT। मतलब कोई भी वास्तविक गैस है अगर उसके लिए संपीड़ितता गुणांक का मान 1 रहे तो वह आदर्श गैस की भांति व्यवहार करेगी, ठीक है, आदर्श गैस की भांति व्यवहार करेगी, ठीक है। अब ये देखते हैं PV बाई RT, ठीक है, ये जो भी है इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा है, जेड का मान 1 से ज़्यादा हो, मतलब ऐसा कुछ होगा, मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि जेड का मान इनसे जेड का मान ज़्यादा होगा। तो अब क्या PV बराबर RT बोला जा सकता है? नहीं बोला जा सकता। ऐसा इसमें है PV बाई RT बड़ा Z। क्या यहाँ पर PV बाई RT बोला जा सकता है? नहीं बोला जा सकता। मतलब यहाँ प्रेशर वॉल्यूम या टेम्परेचर, प्रेशर वॉल्यूम या टेम्परेचर, इसको इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये तो गैस कांस्टेंट है, ठीक है। इनमें से कोई एक किसी बाकी दो पर हावी रहेगा, प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर, इनमें कुछ ना कुछ परिवर्तन हो चुका है या यह आदर्श गैस के अकॉर्डिंग नहीं है, जहाँ मतलब तीनों एक समान परिस्थितियों में नहीं है, इसका मतलब इनमें कुछ ना कुछ परिवर्तन हो चुका है, इसीलिए ये एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे और यहीं से क्या मिलना शुरू हो जाएगा, हमें आदर्श व्यवहार में विचलन प्राप्त होगा, ठीक है, आदर्श व्यवहार में विचलन प्राप्त होगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ तो ये आ गया। अगर अब हम जेड के बारे में पता कर लिए कि ये है, जेड ऐसी ऐसी चीज़ें बताएगा, आदर्श व्यवहार में विचलन इन दो जगहों पे बताएगा। मतलब अब यहीं पे हमें देखना है कि प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर में किसमें क्या परिवर्तन हो रहा है जिसकी वजह से आदर्श व्यवहार में विचलन आ रहा है, ठीक है। यहाँ तो ये फिक्स हो चुका है कि एक का मतलब, अब अगर मैं Z और P के बीच में ग्राफ लूँ, Z और P के बीच में ग्राफ लूँ, ठीक है, तो कैसा रहेगा, Z और P के बीच में ग्राफ लेने पर सिंपल सी बात है, एक वैल्यू लिए, ये रहा एक यहाँ पर, मतलब ये रहा,
कैसा ग्राफ दिखाएगा? पैरेलल या समानांतर, समानांतर ग्राफ किसके? प्रेशर के। प्रेशर आप कितना भी बढ़ा दो, जेड की वैल्यू उसके लिए हमेशा एक ही रहेगी। जब जेड की वैल्यू एक रहेगी तो वो आदर्श गैस के भांति व्यवहार करेगा। ठीक है, उस वक्त में प्रेशर की वैल्यू क्या है? यहाँ प्रेशर की वैल्यू क्या है? 0। यहाँ 1 2 3 जो भी होगा, 1 2 3 4 ATM जो भी जैसे चलते जाए तो ये रहा। पर आदर्श गैस के भांति व्यवहार करने के लिए दाब होना चाहिए, दाब होना चाहिए। कैसा होना चाहिए दाब? आदर्श गैस के लिए कैसा दाब होना चाहिए? 0, शून्य दाब। जैसे शून्य दाब होगा, जेड बराबर 1 रहेगा, वो आगे तक कहीं तक भी चले जाओ, प्रेशर कितना भी बढ़ा दो उसका मान 1 ही है, और ये शून्य दाब पर ही आदर्श गैस की भांति व्यवहार कर गई। इसलिए इसका ग्राफ तो ऐसा होगा। ये ग्राफ अमेगेट ने लिया था, इसे अमेगेट का ग्राफ भी कहा जाता है। इसके नीचे इसकी वैल्यू टूटेगी, इसके नीचे इसकी वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, अब बढ़ने और घटने वाली यहीं से देखना है कि प्रेशर बढ़ाने के साथ साथ कौन सा ग्राफ ऐसे विचलन ऊपर की तरफ दिखाएगा, थोड़ा नीचे जाके ऐसे दिखाएगा, कुछ गैसें ऐसे दिखाएगी, कुछ गैसें सीधे ऊपर की ओर दिखाएगी, ऐसा कुछ ये ग्राफ आएंगे ऐसे कुछ। ये गैसें कौन सी होगी? ये गैसें कौन सी होगी? वह गैसें जिनका मान जेड 1 से ज़्यादा होगा, 1 से ज़्यादा होगा। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 से ज़्यादा होगा। प्रेशर बढ़ा दिया है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से दूर जाती जा रही है। यहाँ वाला तो हो गया, अब उनके लिए वाली बात हो जाएगी जो अमेगेट ने समझाया था कि अब वो गैसें कौन सी है जो विचलन दिखाएगी और किस पे दिखाएगी। तो अब हम इनको ही देखते हैं कि जब इसके लिए तो ग्राफ आपको दिख गया, Z और P के बीच में कैसा होगा? ऐसा होगा। पर Z और P के लिए इसका ग्राफ कैसा होगा और इसका ग्राफ कैसा होगा? यहाँ ऐसा लिख लेना अगर किसी को कन्फ्यूजन हो तो Z बराबर 1, Z बराबर, और यहाँ पर ये रहा Z। ठीक है, अब Z की वैल्यू 1 से ज़्यादा है। 1 से ज़्यादा मतलब यहाँ 1 है तो यहाँ तो 0.5 होगा, यहाँ 0 मान लिया, यहाँ 0.5 मान लिया, जो भी यहाँ 0.3 मान लो ऐसे। यहाँ आप अगर 1.5 मान लो, आगे 1.8 जैसे भी चलता जाएगा, जो भी है आराम से आप उसको ले सकते हो। ठीक है, अपन 0.5 ले लिया। अब क्या कह रहा है? जेड का वैल्यू क्या होगा? 1 से ज़्यादा होगा। पहले तो क्या होगा? जब तक शून्य दाब रहेगा, जब तक दाब नहीं बढ़ाया गया है, तब तक तो गैस यहीं रहेगी, मतलब आदर्श गैस की भांति व्यवहार करती रहेगी। पर जैसे जैसे हम दाब बढ़ाते चलेंगे, क्या दाब बढ़ाते चले, गैस विचलित होने लग जाएगी, इस लाइन से ऊपर की ओर उठने लग जाएगी। ठीक है, ऐसा कुछ और भी उठ सकती है। ये रहा, एक तो ये गैसें होगी। एक गैसें क्या होगी कि शून्य दाब पे तो यहीं पड़ी है, पर थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा तो पहले नीचे की ओर बढ़ेगी। ठीक है, मतलब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का मान घट रहा है, घटा, यहाँ घटा, यहाँ घटा, यहाँ घटा, यहाँ घटा, यहाँ वापस उनका बढ़ने लगेगा। जैसे जैसे प्रेशर अब बढ़ने लगा, पहले प्रेशर बढ़ा, ये गैसें नीचे की ओर आई। ठीक है, फिर वापस प्रेशर जैसे जैसे बढ़ने लगा तो ये भी ऊपर की ओर निकल जाएगी, जैसे ऐसे ऊपर की ओर निकल जाएगी। तो इनमें क्या होगा? पहले प्रेशर यहाँ पे भी बढ़ ही रहा है, पर पहले कैसा शो करती है ये? नीचे की ओर, मतलब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इनका घटता है। घटने का मतलब और बढ़ने का मतलब अब हम क्या समझेंगे? बढ़ा, यहाँ आ गया। अगर गैस को संपीड़ित करना है, कंप्रेस करना है, तो वैल्यू कहाँ रहनी चाहिए? इसके पास रहनी चाहिए। क्या इसके पास वैल्यू है? तो क्या इन्हें आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है? आसानी से संपीड़ित नहीं होती है।
क्या है, आसानी से संपीड़ित नहीं होती क्योंकि इनका मान बढ़ जाता है और इनको फिर हम आसानी से संपीड़ित नहीं कर सकते हैं। ऐसी गैसें क्या कहलाती है, स्थायी गैसें कहलाती है, स्थायी गैसें कहलाती है। कौन सी, जैसे हीलियम, हाइड्रोजन, नियोन, ऐसी गैसें, नाइट्रोजन, ये कुछ ऐसी गैसें हैं। दाब बढ़ा दो, जैसे दाब बढ़ेगा तो ये एकदम से इनमें डेविएशन दिख जाएगा ऊपर की ओर, विचलन दिख जाएगा, ऊपर की ओर बढ़ जाएगा इनका मान, और जैसे ही बढ़ जाएगा तो फिर इनको संपीड़ित करना मुश्किल है, ये संपीड़ित आसानी से हो ही नहीं सकती। तो इनकी संपीड्यता गुणांक, इनका संपीड्यता गुणांक Z क्या हो गया है, संपीड्यता गुणांक क्या हो गया है, घट गया है। क्या हो गया है, घट गया है। अब आपको यहाँ लग रहा है बढ़ा हुआ, यहाँ लग रहा है घट गया है। संपीड्यता, संपीड्यता गुणांक मतलब क्या हुआ, किसी की संपीड़ित होने की क्षमता। क्या ये संपीड़ित हो सकती है, हो ही नहीं सकती, उस दाब पे हो ही नहीं रही है, तो इसका मतलब ये घट गया है, संपीड्यता गुणांक घट गया है। अब यहाँ क्या है, ये आसानी से संपीड़ित हो सकती है, आसानी से संपीड़ित हो सकती है। तो ऐसी गैसें क्या कहलाती है, अस्थायी गैसें कहलाती है। जैसे O2, CO2, SO2, ETC, ठीक है, NH3 भी ले लो, तो ये सब, तो इनके एग्जाम्पल ये हो गई। अब यहाँ से ऐसे पूछा जा सकता है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के लिए ऐसे पूछा जा सकता है कि इस पर क्या हुआ है, इन पे क्या हुआ है, क्या काम करता है, संपीड़ितता गुणांक क्या बताता है। संपीड़ितता गुणांक किसी भी गैस के संपीड़ित होने की टेंडेंसी या उसकी प्रवृत्ति को बताता है कि अगर संपीड़ितता गुणांक का मान 1 रहा तो वो गैस आदर्श गैस की भांति व्यवहार करेगी, उससे कोई मतलब नहीं है, उसमें किसी भी प्रकार का आकर्षण नहीं होगा, किसी भी प्रकार का प्रतिकर्षण नहीं होगा, वो आप प्रेशर जितना बढ़ाओ बढ़ा लो, वो वहीं का वहीं रहना है, ठीक है। ऐसी गैस है, ये हो गई, होती कोई है नहीं असल में, हम सिर्फ रियल गैस को ही यहाँ लाते हैं, उसका ये मान 1 के आसपास ही रखना चाहते हैं, लगभग 1, ताकि वो आदर्श गैस की भांति व्यवहार करे और हम उस पर अध्ययन कर पाए। होता नहीं तो वास्तविक गैस में क्या होता है, एकदम से हमने जैसे प्रेशर बढ़ाया, हाई प्रेशर पे चले गए, हाई प्रेशर पे जाते ही क्या होता है कि पहले तो ये यहाँ तो 0 के करीब तो आदर्श गैस की भांति व्यवहार करती है, पर जैसे ही प्रेशर बढ़ा एकदम से इनका मान ऊपर की ओर निकल गया। ऊपर की ओर निकल गया मतलब जेड से कुछ ज़्यादा हो गया है, 0.5 0.8 तक चला गया है। अब तो फिर वो गैस, उसको हम वहाँ से वापस संपीड़ित करने के लिए प्रेशर खूब बढ़ाते हुए, पर वो तो ऊपर जा रहा है, तो अब उनसे हम संपीड़ित कर सकते हैं क्या, प्रेशर से तो हम उसको अब संपीड़ित नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही हमने प्रेशर बढ़ाया, हमने सोचा प्रेशर बढ़ेगा संपीड़ित हो जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ है उसमें, ठीक है। तो वो आसानी से संपीड़ित नहीं हो रही। वो गैसें क्या कहलाती है, स्थायी, स्टेबल गैसेज होती है वो, ठीक है, स्टेबल गैसेज होती है। ये मोस्टली कौन सी है, लगभग जिनका वैलेंस ऑयल वाला पूरा इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होता है। नोबल गैसेज वाले भी तो आ गए, हीलियम, नियॉन, ये भी तो आ गए, नोबल गैसेज हो गए। अब हम आगे इस पर, अब इसमें क्या होता है, प्रेशर तो इसमें भी बढ़ा है, पर इसमें प्रेशर ज़्यादा हाई नहीं करा है, हमने प्रेशर को मॉडरेट रेंज पर रखा है। मॉडरेट रेंज से जैसे ही करते हैं तो पहले क्या होता है कि संपीड़ितता गुणांक का मान घटता है, इसका मतलब नीचे आ जाता है, और नीचे आ गया तो वो गैसें अस्थायी हो गई। अब हम उन्हें संपीड़ित एक प्रेशर पे ही संपीड़ित करके उनको लिक्विड में कर सकते हैं, पर हमने अगर उनका प्रेशर और ज़्यादा बढ़ाया तो वो मान इसको जेड को क्रॉस करके ऊपर की ओर चली जाएगी और वहाँ वो वापस संपीड़ित नहीं होगी। पर ये यहीं संपीड़ित हो जाती है, पहले ही हमें संपीड़ित करना है, यहाँ संपीड़ित हो गई, ये आसानी से संपीड़ित हो गई, इसका मतलब ये गैसें ये हो गई, ठीक है। ये हमने आदर्श इसके व्यवहार में विचलन पढ़ा। सॉरी, तो हमने ये देखा। अब यहाँ से हमें 2 चीज़ें तो समझ आ गई। क्या समझ आ गया कि अगर हाई प्रेशर रहा, क्या रहा, हाई प्रेशर रहा, तो आदर्श व्यवहार में विचलन
अधिक होगा। ठीक है, हाई प्रेशर रहा तो आदर्श व्यवहार में विचलन अधिक होगा। क्यों? क्योंकि गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगी उस वक्त में, लिक्विड में जा भी चली भी जाएगी, ऐसा कुछ भी है। ठीक है, ये भी एक कहा जा सकता है। ये क्यों बोला है मैंने कि गैस लिक्विड में चली जाएगी, क्योंकि ये इसकी दूसरी जो पोस्टुलेट थी कि आयतन नगण्य नहीं होता है या नगण्य माना जाता है, उसको गलत साबित करती है। ठीक है, तो आदर्श व्यवहार में विचलन दिखाता है। एक और था कि आकर्षण वाला। आकर्षण में हमने क्या बोला, ये द्रवीकृत हो रही है ना, जो द्रवीकृत हो रही है, ये किस वक्त हो रही है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जा रही है, तब ये गैसें द्रवीकृत हो रही है। हाई टू लो जा रही है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा रही है। ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर वाला हमने कहीं पढ़ा है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर, ये हम पढ़ते हैं जूल थॉमसन इफेक्ट में। कौन सा? जूल थॉमसन इफेक्ट में। किस में पढ़ते हैं हम? जूल थॉमसन इफेक्ट में। इसमें जो पढ़ते हैं कि क्या पढ़ते हैं, कहीं पढ़ा हो तो ये ऐसा कुछ है, एडियाबैटिक प्रोसेस में हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ जब गैस विस्तृत होने लगती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जब गैस विस्तृत होने लगती है तो गैस क्या होने लगती है? ठंडी होने लग जाती है। ठंडी होने लग जाती है मतलब हाई से लो की तरफ जाती है, ठंडी होने लग जाती है। इसका मतलब इनमें गैसों में क्या हो रहा है? द्रवीकरण हो रहा है। ये द्रवीकरण कैसे हो रहा है? आकर्षण की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है? आकर्षण की वजह से हो रहा है। तो जूल थॉमसन इफेक्ट भी किसका उदाहरण है? जो दूसरी पोस्टुलेट को गलत करने के लिए जूल थॉमसन भी काफ़ी मददगार होता है। दूसरी जो पोस्टुलेट थी कि आकर्षण प्रतिकर्षण नहीं होते, उसको कौन गलत करता है? जूल थॉमसन करता है। उसने क्या बोला कि भाई मैं निर्वात में ले लेता हूँ, रुद्धोष्म प्रक्रम पे जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर गैस जब जाने लगती है तो वो ठंडी हो जाती है। ठीक है, ठंडी होने लग जाती है मतलब यहाँ जो टेम्परेचर था T1 रहा होगा, गैस यहाँ पहुँचेगी T2 रहा होगा, तो ज़्यादा कौन रहा होगा? T1 ज़्यादा रहा होगा T2 से। मतलब हाई प्रेशर की तरफ से लो की तरफ गई तो प्रेशर क्या रह गया? लो। तो उच्च दाब व निम्न ताप पर भी गैसें ठंडी होती है, द्रवीकरण में जाती है, इसलिए वो आकर्षण व प्रतिकर्षण वाले नियम को गलत साबित करने में कौन कारगर साबित होता है? जूल थॉमसन इफेक्ट, क्योंकि इसने ऐसा कुछ बताया। ये हो गया यहाँ पर डस्टर का चला गया। तो हमने दो पोस्टुलेट्स को गलत करने वाला, जो एक को आकर्षण वाले को कौन गलत कर रहा है? जूल थॉमसन गलत कर रहा है। वो बता रहा है कि ऐसा होता है। तो इसका मतलब अब अपने PV बराबर nRT आदर्श के अलावा तो कहीं काम आनी नहीं है। PV बराबर nRT आदर्श के अलावा तो कहीं काम आनी नहीं है। इसका मतलब अब हमें कुछ इसके अंदर कुछ ना कुछ तो संशोधन करेक्शन करने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ तो करेक्शन करेंगे। अब वो करेक्शन कौन करेगा? वो करेक्शन करेगा अपने वन डर वॉल करेगा। कौन करेगा? वन डर वॉल करेगा। वो बोलेंगे कि भाई मैं रियल गैस के लिए एक ऐसा समीकरण बनाऊंगा जो हर परिस्थिति में हर रियल गैस पे लागू होगा। ठीक है, उससे पहले एक और चीज़ देख लेते हैं अपन। अगर ये जो है इसमें अगर मैं प्रेशर तो इसमें हाई है ही है, प्रेशर तो इसमें हाई है, अगर इसका टेम्परेचर मैं घटाता जाऊं, अगर मैं इसका टेम्परेचर घटाता जाऊं तो क्या होगा? इसका जो जेड के प्रति झुकाव है जो यहाँ था वो घटकर यहाँ आएगा। धीरे धीरे वो ऐसा कुछ होगा कि इसके समकक्ष हो जाएगा, एक सा हो जाएगा। मतलब जेड की जो वैल्यू 1 है, ये झुकाव है,
अगर मैं टेम्परेचर घटा दूँ, हाई प्रेशर के साथ में टेम्परेचर घटाता जाऊँ तो ये झुकाव कहाँ आता जाएगा, नीचे आता जाएगा, और नीचे आते आते कैसा हो जाएगा, आदर्श गैस की भांति व्यवहार करने लग जाएगा। उसके एग्जाम्पल ऐसे हैं, जैसे N2 होता है, N2 का 51 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर वो आइडियली बिहेव करती है, ठीक है। ऐसे ही एथिलीन होती है, वो 624 केल्विन पर ऐसा कुछ बिहेव करती है। यहाँ से हमने क्या कहा, टेम्परेचर आ गया, इसका मतलब वो भी निम्न, तो वह ताप जिस पर दाब की एक नियत परास रेंज, एक फिक्स रेंज के नियत परास के अंतर्गत गैसें आदर्श गैस की भांति व्यवहार करे, क्या कहलाएगा, बॉयल टेम्परेचर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बॉयल टेम्परेचर, टीबी कहलाएगा। अभी हम इसको आगे निकालेंगे। ये टीबी जो है, असल में हम जब वॉन डेर वाल इक्वेशन निकालेंगे तब हमें इस टीबी की वैल्यूज़ पता चलेगी। यहाँ तो हमने ये इसलिए लिखा है क्योंकि हमने देखा कि यहाँ दाब तो हाई था, इसकी एक नियत परास के अंदर हमने अगर किसी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिराया तो जिस ताप पे उसको, जो भी ताप था जिस पे वो गिरने लगा, और उसकी वजह से वो कैसा व्यवहार करने लग गई, आदर्श गैस के भांति व्यवहार करने लग गई। ये वाली भी था, आदर्श गैस के भांति व्यवहार करने लग गई। इधर जो वितरण दोनों दिखा रहे हैं, ये इसकी तरह व्यवहार करने लग गई। वो क्या कहलाई, बॉयल टेम्परेचर कहलाया, क्योंकि बॉयल भैया ने इसको वापस बताया था, तो ये बॉयल टेम्परेचर टीबी कहलाया, ठीक है, टीबी बॉयल टेम्परेचर। ये तो हो गया ये। ऐसे ही आयतन में भी आएगा, सब आएगा, पर अब हमें पढ़ना क्या है कि भाई ये जो भी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर था ये हो गया, पर अब क्या है, पीवी बराबर एनआरटी या आरटी तो लगना नहीं है। लगना नहीं है तो अब कौन सा लगेगा, वॉन डेर वाल ने कहा कि इसके लिए मैं संशोधन करके दूंगा। अब वो संशोधन आपको दाब में भी करना पड़ेगा और आपको आयतन में भी करना पड़ेगा, ऐसा कुछ है। दाब में भी करना पड़ेगा और आयतन में भी करना पड़ेगा। क्योंकि बात तो यही थी, दाब से दबता, आयतन में भी परिवर्तन आता, और अणुओं में आकर्षण और प्रतिकर्षण भी रहता, तो आकर्षण प्रतिकर्षण वाला सीन भी रहेगा, और दाब से उनका आयतन में भी कमी रहेगी। तो दाब और आयतन इन दो में ही संशोधन करेंगे तो हम नई इक्वेशन को प्राप्त कर लेंगे कि भाई ये पीवी था, इस वी के अंदर इस वॉल्यूम में करेक्शन करना है। करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि पोस्टुलेट्स ने माना था कि कोई जो इसका जो अणु का जो वॉल्यूम होता है वो लेस होता है गैस के वॉल्यूम से, ये बोला था। ये गलत करना था, गलत हो रहा था, क्यों, क्योंकि नहीं, ऐसा नहीं होता है। आखिर में जैसे ज़्यादा दाब हो जाता है तो ये बराबर सा हो जाता है। तो इसका मतलब जो ये V है, इसमें कुछ ना कुछ, इस V में कुछ ना कुछ जो मेन वॉल्यूम है उसमें से इस अणु का आयतन का फर्क पड़ेगा, वो इसमें से घटेगा बढ़ेगा, जो ये वो इसमें से काम करेगा। मतलब ये जो है अब इसमें ये फर्क डालेगा। अब ये फर्क इसमें कितना डालेगा वो हमें पढ़ना पड़ेगा। क्या होगा वो ही तो हमें पढ़ना है कि वो कितना है, ठीक है। उसके लिए हम सीधा सीधा एक चीज समझते हैं, ये है, ठीक है। ये कोई गैस है और इनमें उपस्थित ये अणु है, मॉलिक्यूल्स है, और उनका कुछ ना कुछ आयतन है, ठीक है। अब ऐसा था, ये आयतन इतनी जगह तो खुद घेर रहा है, साथ में ये इतनी जगह और घेरेगा, तभी तो ये दूर दूर रहते हैं आपस में, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये इसके पास इतना दूर दूर रह रहा है,
ये रहा है, ये इतना आयतन अपने चारों तरफ और घेरेगा, इसके अंदर ये किसी भी और अणु को नहीं आने देगा। नहीं आने देगा मतलब ये अकेला इतनी जगह घेर के रखेगा, ठीक है। वही तो हमें इसमें से घटा के रखना है। अब वो कितना होगा, ठीक है। जैसे अज्यूम क्या करते हैं हम, माना ये एक अणु है, ठीक है, इसके पास में एक अणु आ गया, मान लो आ गया, ठीक है। अब ये रहा और ये रहा, इसकी रेडियस r है, इसकी भी रेडियस r है, ठीक है। वास्तविक गैस है और वास्तविक गैसों में आकर्षण तो प्रतिकर्षण होता है, इसका मतलब ये अपने पास तो आने नहीं देगा, जो भी है इसमें प्रतिकर्षण भी पाया जाएगा, आकर्षण भी पाया जाएगा। माना आकर्षण ये पास में आए, तो अब क्या होगा कि इन दोनों को मिला के फिर से एक गोले का निर्माण करना पड़ेगा, ठीक है। ये रहा, क्या हुआ, ये गोले का निर्माण करना पड़ेगा, जिसकी रेडियस कितनी होगी, r होगी। वो r किसके बराबर होगी, दोनों गोलों की रेडियस के बराबर ही तो होगी, ठीक है। ऐसा कुछ हुआ। अब ये जो अणु है ये अपने पास किसी और को आने नहीं देगा, ऐसा हमने कहा है। इसका मतलब वो नहीं आने देगा, तो वो कौन सा आयतन होगा, ये वाला वो आयतन होगा जहाँ पर वो किसी को आने नहीं देगा। ये तो हमने अज्यूम करके हमें निकालना है 2 मॉलिक्यूल के लिए, हम इससे फिर लास्ट में एक जगह पहुँच जाएंगे। आने नहीं देगा मतलब इस आयतन में वो किसी को नहीं आने देगा। और आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 πr³। मतलब इस आयतन में वो किसी को नहीं आने देगा, ठीक है। तो वो आयतन क्या कहलाएगा, जिसमें नहीं आने देगा, वो क्या होगा, वर्जित आयतन। वर्जित आयतन, उसमें ये आया हुआ है, तो ये है अपवर्जित आयतन। कौन सा आयतन, अपवर्जित आयतन। और हमें किसकी कैलकुलेशन करनी है, अपवर्जित आयतन की कैलकुलेशन करनी है। जो एरिया में नहीं आने देगा उसका आयतन क्या है, उसका वॉल्यूम क्या है, 4/3 πr³, ठीक है। इस r की जगह हम किसको रख सकते हैं, उसको रख सकते हैं 4/3 πr²r³। तो यहाँ से क्या आया है 4/3, ये हम अपवर्जित के लिए ही कैलकुलेट कर रहे हैं, अपवर्जित आयतन के लिए ही कैलकुलेट हो रहा है। तो 4/3, 2 × 2 × 2 कितना हो गया, 8 πr³। तो इस एक गोले का आयतन में पूछूं तो कितना होता है, 4/3 πr³ भी तो होता है, यही तो है, इंटू कितना हो गया 8, मतलब 8v, वॉल्यूम बोल दिया मैंने, 8v। 2 मॉलिक्यूल के लिए अपवर्जित आयतन कितना होता है, 2 क्यों, 1 2, 2 मॉलिक्यूल के लिए अपवर्जित आयतन कितना होता है, अपवर्जित आयतन कितना हुआ है 8v। इसको मैंने पूरे वॉल्यूम को v बोल दिया, 8v। तो एक के लिए कितना होगा, एक अणु के लिए अपवर्जित आयतन होगा, कितना होगा, इसका आधा कर लो 4v। मतलब यहाँ से हमने क्या कैलकुलेट किया, हमें ये समझ नहीं आएगा हमने क्या किया है। तो हमने क्या किया, हमने देखा कि भाई जो पोस्टुलेट थी उसमें क्या था कि आयतन की तो बात हो रही थी, अणुओं का आयतन। तो ये अणुओं का आयतन जो था, जो भी था, ये क्या था, ये जब जहाँ रहता है गैस के अंदर, वो अपने तरफ चारों तरफ एक ऐसी बॉडी और बना लेता है जिसमें वो उस सराउंड में वो किसी और अणु को अपने पास नहीं आने देगा। इसका मतलब उसके साथ प्रतिकर्षण तो करेगा। इसी से हमारी KMT की जो पोस्टुलेट थी वो गलत हुई है कि भाई ये प्रतिकर्षण या आकर्षण तो करेगा। अब माना ये आकर्षित करते हुए कोई एक अणु इसके पास आया, R वाला, तो ठीक है, वो इसके पास आकर्षित में आ गया, असल में तो आएगा नहीं, क्योंकि हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि ये अपने आसपास के एरिया में किसी और को नहीं आने देता है, ये अकेला रहता है, कहीं और किसी और को नहीं आने देता। क्यों, अगर इसके पास अणु आ जाएंगे, माना इसके पास अगर अणु आ गए,
तो पोस्टुलेट्स में क्या था, एक पोस्टुलेट्स क्या थी, मुक्त रूप से गति करते रहते हैं सीधी रेखा में। क्या ये गति कर पाएगा? कर ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि इसको चारों तरफ से घेर लिया जाएगा। घेर लिया जाएगा तो ये किधर गति करेगा? किधर भी गति नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए ये अपने चारों तरफ ऐसा एक एरिया बना के रखता है जिसमें ये किसी को नहीं आने देवे। ठीक है, यही था। तो नहीं आने देवे वो वर्जित हो गया। और इस पे थे हम कि ये रहा, ये कौन सा आयतन था? ये अपने एक मॉलिक्यूल के लिए अपना वर्जित एक आयतन था कि इसमें ये किसी और को नहीं आने देगा। अब इस पे ये आया है तो ये इसका अपवर्जित आयतन। अपवर्जित आयतन क्या है? कोई पूछ लेगा अपवर्जित आयतन क्या है? अपवर्जित आयतन अभी मैंने जस्ट बताया कि अगर इसके चारों तरफ अणु आ गए तो ये क्या करेंगे? अब ये अणु अगर इसके सामने आ गया तो क्या अब ये अणु इधर गति कर पाएगा? नहीं, क्योंकि इसके सामने तो ये आ गया। तो ये इसकी गति में कुछ ना कुछ तो बाधा डाल रहा है। तो अपवर्जित आयतन क्या है? जिसे हम बी से या एन बी से इससे डिनोट करेंगे कि एन मोल के लिए लेंगे, बी से डिनोट करेंगे। अपवर्जित आयतन को किससे डिनोट करेंगे? बी से। कैसा है? जो गैस के अणु को घेर लेवे, ठीक है, और उसकी गति या स्वतंत्र विचरण में बाधा उत्पन्न करे, बाधा उत्पन्न करे, वह अपवर्जित आयतन कहलाता है। मतलब ये हो गया, यही अपवर्जित। और अब उस अपवर्जित आयतन को हमने कैसे निकाला? सीधा सीधा सिंपल सा है कि भाई गोले का आयतन कितना होता है? 4/3πr³। ये बड़ा वाला गोला जो हम मान रहे हैं कि ये हमारा वर्जित वाला होगा, ठीक है, वर्जित, कि भाई इतना तो इसको अपना एरिया चाहिए, ठीक है, इतना एरिया इसको अपना चाहिए जिसमें ये स्वतंत्र विचरण कर सके। पर जैसे इसके पास कोई अणु आ जाता है प्रेशर बढ़ने के कारण, तो वो क्या करता है? उसकी गति को रोकता है, उसकी गति को रोकता है या बाधा उत्पन्न करता है। तो वो उसके लिए क्या हो जाता है? उसका अपवर्जित आयतन हो गया। उसको जाने नहीं दे रहा है, उसको रोक रहा है, उसके आयतन में इंटरफेयर कर रहा है। वो कितना हुआ? वो हमने निकाला 8V। किसके लिए? 2 मॉलिक्यूल्स के लिए, 2 अणुओं के लिए अपवर्जित आयतन कितना निकाला हमने? 8V। तो एक के लिए कितना होगा? 4V। मतलब इस एक अणु को अपने चारों तरफ, इस एक अणु को अपने चारों तरफ 4 गुना स्पेस चाहिए। गैस के एक अणु को चारों तरफ 4 गुना स्पेस चाहिए स्वतंत्र विचरण करने के लिए। मतलब ये इसका भले ही इतना सा है पर इसको इतना एरिया अपना खुद का अलग से चाहिए जिसमें ये आराम से मूवमेंट कर सके, ठीक है। PV बराबर nRT में तो ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। तो अब प्रति मोल अपवर्जित आयतन, प्रति मोल अपवर्जित आयतन, ये तो हमने ये निकाला इसके लिए। अब प्रति मोल, हर एक मोल के लिए। तो अब उसमें क्या हो कि इस 4V को हम किससे गुणा कर दें? अवागाद्रो नंबर से। किससे? अवागाद्रो नंबर से हम जब इसको गुणा कर देते हैं तो ये B बन जाता है, प्रति मोल है। अब उसमें कितने N मोल होंगे? तो NB हो गया, ठीक है, क्योंकि हमने इस वॉल्यूम को क्या बोला है? अपवर्जित को B बोला है और हमने वही निकाला है, तो हमने इसको बोल दिया B, ठीक है, इसको B बोल दिया है। Na अवागाद्रो संख्या से गुणा कर दिया तो ये हो गया ये। N मोल के लिए निकाल दिया, अगर इसके लिए तो B है, और N मोल के लिए कितना हो गया अभी? ये NB हो गया। मतलब जो हमने लिखा था वॉल्यूम में करेक्शन जो आना चाहिए था PV में, वो यहाँ क्या आएगा? NB आएगा, अपवर्जित आयतन आएगा, क्योंकि इनमें आकर्षण प्रतिकर्षण मिल रहा है। तो इसका मतलब यहाँ करेक्शन में क्या आया है? NB। याद रहेगा ये भाई। अब आप सोचोगे इसमें थोड़े बहुत आप बोर हो रहे हो कि ये क्या हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है, तो आप देखो इसको बड़ा सिंपलीफाई रखो कि भाई हमें गैस थी, हमें गैसेस स्टेट पढ़ना था, हमने गैसेस स्टेट पढ़ा। हमने गैसेस स्टेट कैसे पढ़ा? आदर्श के लिए पढ़ा और वास्तविक के लिए पढ़ना। तो हम ज़्यादातर आदर्श लेके चलते हैं। तो आदर्श के लिए हमने एक समीकरण भी निकाल लिया था,
कुछ नियमों की सहायता से पीवी बराबर nRT। पर फिर थोड़ा सा एडवांस चले तो हमने अणुगति सिद्धांत से भी उन्हीं गैसों का अध्ययन किया कि अब ये आदर्श कैसे बिहेव करेगी। तो उसने अपनी कुछ अभिग्रहितियाँ बनाई थी, उन अभिग्रहितियों को लेकर हमने कुछ मानकर एक बॉक्स में एक फॉर्मूला बनाया, तो पीवी बराबर 1/3 mnv² आया। वो भी उन्हीं नियमों की पालना करेगा। ये वो जितने भी नियम थे, ये सब नियम इस अणुगति सिद्धांत वाले समीकरण की भी पालना करेगा। ठीक है, ये हो गया, ये हम यहाँ तक सीख गए थे। पर अब क्या हुआ था कि जब हम वास्तविक में जाके हम एक्सपेरिमेंट करने लगे, तब हमें पता चला कि जैसे दाब, ताप या वॉल्यूम के कुछ भी इनमें वेरी करता है, तो गैसें आदर्श व्यवहार नहीं करती या अणुगति सिद्धांत के सभी पोस्टुलेट्स को फॉलो नहीं कर रही है। तो फिर हमने पाया कि उनमें 2 पोस्टुलेट्स ऐसी थी जिनको ये फॉलो नहीं कर पा रही है। वो दोनों पोस्टुलेट्स के बारे में हमने पढ़ना शुरू किया कि भाई आकर्षण प्रतिकर्षण वाला था एक तो, और दूसरा कौन था? दूसरा अपना था कि आयतन नगण्य नहीं होता है। तो आयतन नगण्य नहीं होता है, तो फिर अब ये क्या बात है? तो वॉन डर वाल्स ने उस आयतन नगण्य नहीं होने का उसका वॉल्यूम करेक्शन निकाला कि वो अगर नगण्य नहीं है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो होगा। अब वो कुछ ना कुछ कितना होगा, तो उसने ऐसे निकालना शुरू किया। उसने कहा भाई एक वर्जित होता है, मतलब इतना तो अपन मान के चलेगी अपने जगह घेरेगा, तो ये इससे 4 गुना ज़्यादा जगह घेरता है। अगर उसको दबाया गया, आकर्षण से इसके पास आई, तो वो उसकी गति को रोकेगा, वो इसका अपवर्जित आयतन कहलाएगा। रोकने वाला आयतन मतलब ये इतना सा आयतन इसने इसके आगे रोक दिया ना, ये इसलिए नहीं जा पा रहा है, तो ये आयतन कितना घेरा, उस आयतन को हमने निकाला। 2 मॉलिक्यूल के लिए 8 वॉल्यूम 8V, तो एक के लिए 4। मतलब इससे हमने क्या पता किया कि एक अणु अपने चारों तरफ 4 गुना का स्पेस लेके चलेगा अगर उसे स्वतंत्र गति करनी है। और हमने उसे आवागाद्रो संख्या से अगर गुना कर दिया तो वो अपवर्जित आयतन कहलाया, और n मोल के लिए nb। तो अब यहाँ v - nb आ गया। ये हो गया वॉल्यूम में करेक्शन। ठीक है, वॉल्यूम में तो करेक्शन आ गया। अब हम करेक्शन किस में देखेंगे कि भाई ये तो आ गया। अब उसने कहा कि आप वॉल्यूम में तो अंतर देख पा रहे हो, वॉल्यूम और प्रेशर। अब आप प्रेशर जब बढ़ाए, तो वॉल्यूम में अंतर आया था। तो अब इसका मतलब इसके अंदर, प्रेशर के अंदर भी कुछ ना कुछ संशोधन होना चाहिए। क्या? प्रेशर के अंदर भी कुछ ना कुछ तो संशोधन होना चाहिए। अब वो संशोधन क्या था, वो भी वॉन डर वाल ही बता रहा है। तो उस पर क्या था, उसको भी हम ऐसे ही समझेंगे एक्सपेरिमेंट से ही। कुल मिला के हमें जब घूमना है तो सिर्फ आकर्षण प्रतिकर्षण पे ही घूमना है और कहीं नहीं जाना है। पी v - nb तो मिल चुका है हमें, बराबर RT लिख दो या nRT लिख दो, जो भी है, ये तो मिल चुका है हमें। अब हम इसमें संशोधन देख रहे हैं, दाब में संशोधन। दाब में संशोधन का मतलब, अब दाब में संशोधन का क्या है, ये हमने एक सिस्टम लिया, ये है अणु है, गति कर रहे हैं, ये इधर गति कर रहा है, इधर गति कर रहा है, या इधर गति कर रहा है, या इधर गति कर रहा है, या इधर गति कर रहा है, जिधर भी ये रे सीधी रेखा में ही गति कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ जाके टकराते भी होंगे, एक दाब का अनुभव भी करता होगा उस टाइम पे। ये भी हमने लिखा था कि ये जब गति करते हैं, पात्र की दीवारों से टकराते हैं, तो एक दाब का अनुभव करते हैं, उसे गैसीय दाब कहते हैं। गैसीय क्यों? जो गैस के अणु हैं वही तो लगा रहे हैं, वो अनुभव करते हैं। पर आदर्श में क्या बोला, गैसीय दाब का अनुभव करते हैं, और उसमें आकर्षण प्रतिकर्षण नहीं था। इसका मतलब ये जो अणु होगा, इसकी जो भी गति थी, उस गति से जाके इस पर टकराया। ठीक है, इस पर टकराया, माना ऐसे इधर किधर भी टकरा गया होगा, तो वो जितनी उसकी गति थी, ठीक है, जितना उसकी गति थी वो पूरी जाके इस पर टकराएगी और वो एक दाब अनुभव करेगा। ठीक है, ये पात्र ये दीवार एक दाब अनुभव करेगी। ये हो गया। पर वास्तविक में क्या था, इनके मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण तो होगा। ठीक है, तो
ये यहाँ टक्कर करने जाएगा, ये इसका भाई है, ये इसका भाई है भाई। ये बोला कि नहीं यार तू इधर जाएगा तेरे लग जाएगी, तू मत जा, बहन थी। ये भी बोले कि नहीं भैया तुम इधर जाओगे तो लग सकती है, मत जाओ। मम्मी पापा जो भी हैं, अब आप सबको मान लो, ये सब क्या बोले कि नहीं तुम उधर जाओगे तुम्हारे लगेगी, तुम्हारे चोट लगेगी, तुम खत्म हो सकते हो, कुछ भी हो सकता है तुम्हारे साथ, तो तुम उधर मत जाओ। तो इसका मतलब ये क्या कह रहे हैं, इस पे क्या कर रहे हैं, ये इसको क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं ना। इसको कह रहे हैं नहीं मत जाओ तुम उधर, मत जाओ तुम उधर, अपोज कर रहे हैं टक्कर में। तो अब गैसीय दाब वही रहेगा क्या, मैं पीजी लिख दिया जैसे कि अब गैसीय दाब वही रहेगा क्या, नहीं अब उसमें कुछ कमी आ जाएगी। ठीक है, अब जो भी है उसमें कुछ कमी आई, उसमें जो भी कमी आई वो कैसे देखेंगे कि ये रहा P बराबर nRT V माइनस एन भी बोल दिया हमने यहाँ पर, माइनस कुछ समथिंग, मतलब P बराबर nRT V माइनस एन बी माइनस कुछ समथिंग। क्यों? क्योंकि अब जो प्रेशर था गैस का, nRT तो ये था ही, पर अब ये इसको आकर्षित कर रहे हैं, इसका मतलब इसको नहीं जाने दे रहे, तो वो क्या होगा, अब ये कौन रोक रहे हैं, ये रोक रहे हैं, तो हम इनकी डेंसिटी बोल सकते हैं, इनकी कंसंट्रेशन बोल सकते हैं। ठीक है, अट्रैक्ट करने वाले अणुओं की कंसंट्रेशन, अट्रैक्ट करने वाले अणुओं की कंसंट्रेशन क्या हुई है, कुछ ना कुछ तो होगी। क्या हो सकती है, माना कि हम क्या मान ले उनको कि कंसंट्रेशन पूछा है मोल, तो क्या हो गया n/v हो सकती है उसकी, किसी एक की मान लो n/v हो सकती है, और इसकी खुद की भी तो कंसंट्रेशन होगी n/v, ऐसा कुछ है। तो कितना हो गया n²/v², किसकी कंसंट्रेशन होगी, किसके प्रोपोर्शनल होगी, इनके अणुओं की कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, तो यह x बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, हम उसको हटा देते हैं और कोफिशिएंट लाते हैं an²/v²। मतलब ये जो भी समथिंग था ये कितना है, इतना है। क्यों है, सिर्फ पॉइंट इतना सा ही याद रखना है, कुछ याद नहीं रखना है कि ये याद रखना है कि भाई ये जो गैसीय दाब जो अणु इसके जाके टकराता है उसको टकराने नहीं दिया जाता है, क्योंकि कुछ ना कुछ इनका क्या होता है, आकर्षण होता है इनके प्रति। तो ये इस पे जितनी दाब से इसको जाके टकराना चाहिए उतने दाब से ये टकरा नहीं पाता है, इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ कमी रही होगी। तो PV बराबर nRT माइनस समथिंग कुछ घटाना पड़ेगा ताकि वो प्रेशर पता चले कि एग्जैक्ट प्रेशर कितना लगा। वो डिपेंड करेगा सिर्फ और सिर्फ अणुओं की कंसंट्रेशन पर। किस पर, मोल बाई वॉल्यूम, मोल बाई वॉल्यूम, मोल बाई वॉल्यूम। किस पे डिपेंड करेगा, उसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। दाब में सिर्फ यही याद रखना है कि उसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। वो कंसंट्रेशन कैसे निकाली हमने, जैसे n²/v², उसको हटाया an²/v², किस में से हटा देंगे, P बराबर nRT/v माइनस nB बराबर माइनस an²/v²। अभी हम इधर भेज देंगे तो P प्लस an²/v², v माइनस nB बराबर nRT। ठीक है, ये लो nRT, यही तो था वॉन डेर वाल गैस इक्वेशन। उसने ये दो चीज़ें अराइज कर दी, ये तो आयतन को बता रहा था, ये उसकी कंसंट्रेशन में बता रहा था। ठीक है, ये इसकी कंसंट्रेशन के साथ लगा था। अब हम थोड़ा सा एडवांस चले तो हमें ये A और B तो इनके लिए एक तरह से कांस्टेंट ही तो है, पर ये A और B है क्या, अगर हम देखें तो है क्या। आयतन में फ़र्क आ रहा था, जो आयतन हम मान रहे थे कि मतलब गैस का आयतन वही रहना चाहिए, उससे नगण्य होना चाहिए, अणुओं का आयतन पर नहीं होता है, इसका मतलब इसका कुछ ना कुछ ये है। तो अगर हम कभी कहीं पे भी बात करें, ये हमने फॉर्मूला तो राइज कर दिया इससे कि P बराबर nRT वाला जो था
अब रियल गैस में ये वाला फॉर्मूला P प्लस AN स्क्वायर बाई वी स्क्वायर V माइनस NB बराबर nRT, ये हर रियल गैस पे लगेगा। पर अब इसमें क्या था, A और B। असल में अगर A और B का सीधा सीधा कुछ पूछे तो A होती है अट्रैक्टिव टर्म, B होती है रिपल्सिव टर्म, ठीक है। ये क्या होती है इसकी अट्रैक्टिव टर्म, अट्रैक्ट कर रहा है ना इसको, तो ये इसकी अट्रैक्टिव टर्म है, ये इसको अट्रैक्ट कर रही है, ये इसकी रिपल्सिव है, ये इसको रिपेल कर रही है। मतलब वो उतना नहीं चाहिए उसको, उसके पास नहीं चाहिए ना भाई, ये अणु इसको अपने पास नहीं आने देना चाहता है क्योंकि इसको इतना एरिया चाहिए, पर ये अणु इसके पास आ रहा है, इसका मतलब ये तो इसकी रिपल्सिव टर्म है, प्रतिकर्षण करने वाली, और ये इसकी आकर्षण करने वाली टर्म्स है, ठीक है। ये दो चीज़ें याद रखनी पड़ती है और ये फॉर्मूला निकलता है, ये फिर सब पे बराबर लागू हो जाता है। समझे आप? ये हमने आज पढ़ लिया है वॉन डर वाल गैस इक्वेशन का फॉर्मूला। अब हमारे पास यहाँ से अब हम क्या क्या सीख चुके हैं, अब हमने गैसेस स्टेट में क्या क्या पढ़ लिया है। हमने भले ही कम पढ़ा है पर हमने अभी तक ये देख लिया कि भाई गैसेस स्टेट, इस पे लागू होने वाला सबसे पहला फॉर्मूला कौन सा था, PV बराबर nRT था। पर फिर हमें लगा कि कुछ और भी हो सकता है इसमें, हम इसके अणुओं की गतियों के अनुसार भी कुछ देखा जा सकता है, क्योंकि ये अणु इसमें गति तो करेंगे। तो हमने कुछ अजम्पशंस मानी, वो किस में आई थी, अणुगति सिद्धांत के अनुसार कुछ अजम्पशंस आई थी। उन अजम्पशंस के अकॉर्डिंग हमने एक फॉर्मूला बनाया था, वो क्या था भाई, पहला आया था PV बराबर nRT आया था, फिर आया था PV बराबर 1/3 MnV स्क्वायर आया था। उसके बाद इसमें भी कुछ कमियां रह गई थी, ठीक है, इसमें भी कुछ कमियां रह गई थी जिसकी वजह से आदर्श गैस में व्यवहार में विचलन आया। तो वहाँ हमारा PV बराबर RT/Z आया, उस विचलन को हमने Z से बताया। Z वहाँ संपीड़ितता गुणांक था कि कहाँ पर क्या रहेगा, कहाँ पर क्या रहेगा। इसके तीन वैल्यू थे, एक से ज़्यादा और एक से कम। ये दो विचलन को दर्शाती थी। ये विचलन किस वजह से दर्शाया गया था, ये विचलन दो चीज़ों की, दो कमियों से, जो इसके पोस्टुलेट्स में कमी थी, आकर्षण वाला और आयतन वाला, मतलब आकर्षण और आयतन वाले दो विचलन पढ़े, ठीक है। उन दो विचलनों को पढ़ लिया कि भाई क्या क्या होता है। उस विचलन को समझाने के लिए या इन फॉर्मूलों को बदलने के लिए कौन आया, वॉन डर वाल आया। उसने बोला कि भाई तुम इसमें ये और इसमें ये कर दो, तो अब तुम कोई सी भी वास्तविक गैस ले लो, उस पर फिर से तुम्हारे जो भी तुम फॉर्मूला, जो भी तुम नियम लगा रहे थे, वो सारे वापस लागू हो जाएंगे। अब अपन नेक्स्ट क्लास में इसके अनुप्रयोग पढ़ेंगे कि भाई अब दाब उच्च रहे, कम रहे, तब कैसा व्यवहार करेंगे गैसें, ठीक है। ओके, थैंक यू।